प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 10 को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वीडियो में हम रिपोर्तास विधा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत। नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हमने कोई यात्रा की है तो उस यात्रा में हमने जो देखा है, जो खाया है, जो पाया है, जिस तरह से हम गए हैं और उससे यात्रा से हमें क्या लाभ मिला है, क्या फायदा हुआ है, ये सब बातें यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती हैं। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सामान्य भाव से हर मनुष्य यात्रा को पसंद करता है। एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि सभी यात्रा करना चाहते हैं। अगर हम मानव इतिहास पर दृष्टिपात करें, नज़र डालें, तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। यात्रा का, यायावरी का अर्थ यहाँ यात्रा ही है। यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता ही है, किंतु सृजनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो पाते हैं। जो यात्रा में अनुभव प्राप्त हुए उन्हें हम किसी माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जिनमें सृजनात्मक प्रतिभा होती है वे ही ऐसा करते हैं। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभव को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। मुख्य रूप से यात्रा साहित्य का उद्देश्य यही होता है। यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य यही होता है कि एक तो अनुभव है वो पाठकों के सामने इसके माध्यम से पहुंच जाए, और दूसरा उसके बारे में पढ़कर जानकर वह पाठक भी प्रेरित हो जाए, उस स्थान की यात्रा के लिए उत्सुक हो जाए, तैयार हो जाए। यही यात्रा वृत्तांत का एक उद्देश्य है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सह संबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। जहाँ की यात्रा की है वहाँ प्राकृतिक रूप से क्या विशिष्टता है, क्या विभिन्नता है, वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है, समाज के वर्गों में किस प्रकार के संबंध हैं, और वहाँ की भाषा संस्कृति कैसी है, ये सब यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें पता चलता है। सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं, अर्थात उसकी कोई निश्चित जगह नहीं होती है कि मुझे वहाँ जाना है, इतने समय के लिए जाना है, वहाँ पर मुझे ये चीज़ देखनी है, वहाँ से लौट आना है। वास्तव में ऐसा यदि होता है तो उसे हम सच्चा यात्री नहीं कह सकते हैं। सच्चा यात्री वही होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो मन की तरंगों के अनुसार आगे और आगे चलते रहने में विश्वास करता है, जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनंद की अनुभूति होती है। मोहन राकेश ये एक यात्रा वृत्तांत लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये यात्राओं के बारे में क्या कहते हैं कि यायावर को जो तटस्थ दृष्टि यात्रा देती है वह रोज के द्वंद्व पूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि यात्रा में जब कोई जाता है तो उसकी दृष्टि उस समय तटस्थ होती है, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव
या दबाव या स्वार्थ नहीं होता है। जबकि वह अपने परिवार के साथ रहता है, अपने समाज के साथ रहता है, अपने घर में रहता है, तब है स्वार्थपूर्ण भी अपनी प्रतिक्रिया देता है, कार्य करता है। लेकिन जब यात्रा पर कोई होता है तो उसकी दृष्टि उस समय तटस्थ होती है, निष्पक्ष होती है। द्वंद्वपूर्ण जीवन, अपना ये जो संघर्षपूर्ण जीवन है, वास्तव में यहाँ तटस्थ दृष्टि नहीं हो सकती है। अपने जीवन के निकट वातावरण से हट करके, निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर, मन में जहाँ कोई कुंठा नहीं रहती है, नए वातावरण, नई परिस्थितियों, नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अनुकूल होकर जी सकता है, अधिक उन्मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। हम वास्तव में ये देखते हैं, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ जैसा हमारे मन के भाव हैं, बिना किसी दबाव के हम उन्मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के उन्हें बाहर प्रकट करते हैं। प्रकृति में कोई चीज़ हमें दिखती है, किसी बगीचे में हम जाते हैं तो वास्तव में वहाँ स्वतंत्र भाव से उसे पसंद करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। जबकि परिवार के साथ जब हम यहाँ रहते हैं तो हम उस समय कई प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होते हैं। इसलिए हम स्वतंत्र और उन्मुक्त भाव से हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ये केवल यात्रा के समय ही हो सकता है। उस खुलेपन से उनकी नैतिकता के मापदंड बदल जाते हैं। वह एक आरोपित नैतिकता में नहीं जी करके आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीना चाहता है, जीने लगता है। जितना थोड़ा सा भी समय इस रूप में जी लेता है, वह साधारण रूप से जिए कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। वास्तव में व्यक्ति में कितनी नैतिकता है, उसका चरित्र कैसा है, ये भी यात्रा के समय पता चलता है। कि जब अपने परिवार से अलग होकर के हम बिना किसी स्वार्थ के दूर चले जाते हैं, वहाँ जो व्यवहार और प्रतिक्रियाएं होती है, उसमें नैतिकता का भी पता चलता है। उसके संबंधों का आधार हो जाता है एक आदिम आवेश, जिसके कारण वह एक पेड़ के पत्तों को भी सहलाता है, अर्थात उनसे भी प्रेम करता है। और इस तरह जैसे एक बच्चे के गाल वो सहला रहा हो, ढलान के मोड़ पर कोई जमा हुआ पत्थर है उसको थपथपाता है, जैसे घर के पालतू जानवर को थपथपा रहा हो। रात को पहाड़ी जंगल में उड़ते कीड़ों की आवाज़ें उनकी सांसों की आवाज़ के साथ खुल मिल जाती है। सांझ के झुटपुट में डेरे की तरफ आती खच्चरों की घंटियाँ उसे अपनी धड़कनों के अंदर गूंजती महसूस होती है। अर्थात उस यात्रा में व्यक्ति वास्तविक प्रकृति का आनंद ले पाता है। वह पुष्पों, पहाड़ों, नदियों आदि में जो वास्तविक आनंद है और सौंदर्य है, उसको देख पाता है, महसूस कर पाता है। यात्रा वृत्त लेखन की दिशा में भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने योग दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये यात्रा वृत्तांत का इतिहास हम बता रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वृत्त विषयक अनेक रचनाएं लिखी, जो कवि वचन सुधा, ये इनकी पत्रिका का नाम है। इस पत्रिका के अंकों में इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत की जो रचनाएं थी वो प्रकाशित की है। इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा ये उल्लेखनीय है। इन यात्रा वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है
और शैली बड़ी ही रोचक और सजीव है। भारतेंदु युग की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने गया यात्रा, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पूर्वजों के लिए यहाँ पर पिंडदान इत्यादि कराते हैं, गया तीर्थ, तो गया यात्रा। और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा, विदेश यात्रा नामक रचनाएं लिखी हैं, ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। श्रीमती हरदेवी ने बंबई से लंदन तक की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएं प्रकट की हैं। भारतेंदु युग में विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है, तो स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों को। कहने का अर्थ हुआ कि यात्रा वृत्त का यदि हम इतिहास देखें, यात्रा वृत्तांत का इतिहास देखें, तो भारतेंदु युग से ही यात्रा वृत्तांत लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद ने कवि वचन सुधा के अंकों में यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किए। बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यदि भारतेंदु युग की यात्रा वृत्तांतों की मुख्य विशेषता देखी जाए तो यही है कि अगर विदेश यात्रा का वर्णन है तो उनमें अधिकांश यात्रा वृत्तांतों में लंदन के बारे में लिखा गया है, लंदन की यात्रा का वर्णन मिलेगा। और यदि स्वदेश यात्रा के बारे में लिखा गया है तो फिर हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनसे संबंधित यात्रा का वृत्तांत अधिक हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम भारतेंदु युग के बाद यदि आते हैं तो द्विवेदी युग में भी यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं। स्वामी मंगलानंद जी ने मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक ने देहरादून और शिमला यात्रा, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर, लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनके अलावा भी देखें तो देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह, स्वामी सत्यदेव, परिव्राजक, इन्होंने भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की जो कृति है मेरी कैलाश यात्रा, जो 1915 में प्रकाशित हुई, और अमेरिका दर्शन सन 1911 में, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1936 में यात्रा मित्र नामक पुस्तक भी लिखी है, जो यात्रा साहित्य के महत्व को स्थापित करती है। मेरी कैलाश यात्रा में इन्होंने काठ गोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वर्णन किया है। कैलाश, मानसरोवर, हिमालय के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इस कृति की उल्लेखनीय विशेषता है। अगर भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में भी हमने देखा कि यात्रा वृत्तांत लिखे गए, स्वतंत्रता पूर्व यात्रा वृत्तांत की बात करें तो एक नाम हमें और सामने देखने को मिलता है, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ये पक्के घुमक्कड़ थे, घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, और इनके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग समय इन्होंने घूमने फिरने में व्यतीत किया था। इतिवृत्त प्रधान शैली के उपरांत भी गुणवत्ता और परिणाम की दृष्टि से इनके यात्रा वृत्तांतों की तुलना में कोई दूसरा लेखक मुकाबला नहीं कर सकता है। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इन शीर्षक से यात्रा वृत्तांत रचनाएं लिखी हैं। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक
वृत्तांत भी इन्होंने प्रस्तुत किए। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र, क्योंकि पक्के घुमक्कड़ थे राहुल सांकृत्यायन, तो इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की, जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है कि वास्तव में एक यात्री को किस तरह से यात्रा करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह यात्रा का जो आनंद है वो उठाना चाहिए। ये घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन के बाद अज्ञेय जी, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, इन्होंने भी यात्रा साहित्य में काफी योगदान दिया है। यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण इनको कहना ज़्यादा पसंद था। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इनके ये प्रमुख यात्रा संबंधी पुस्तकें हैं। पहली जो पुस्तक है इनकी अरे यायावर रहेगा याद, इसमें भारत की यात्राओं का वर्णन है। तो एक बूंद सहसा उछली, इसमें विदेशों में की गई यात्राओं का वर्णन है। इनके अलावा निर्मल वर्मा की बात करें तो चीड़ों पर चांदनी, इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप के विभिन्न शहरों की यात्राओं के दर्शन होते हैं। यात्रा वृत्तांतों को एक और नई उपलब्धि देने वाले मोहन राकेश भी हैं। इनके द्वारा रचित आखिरी चट्टान तक का उल्लेखनीय स्थान है। यात्रा साहित्य में साहित्य की सी रोचकता भी मिलती है। मुनि कांति सागर की कृतियों में खोज की पगडंडियां, खंडरों का वैभव, इनके द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए इन्होंने जो यात्राएं की थी उनका वर्णन हमें मिलता है। इस यात्रा वृत्तांत के इतिहास को जानने पर हमें पता चलता है कि विदेश भ्रमण संबंधी ग्रंथों की तुलना में भारत भ्रमण संबंधी ग्रंथ कम प्रकाशित हुए। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों में भ्रमण कर वहाँ के अद्भुत दृश्यों, पदार्थों, प्रथाओं, जीवन मूल्य आदि को देखने समझने की जितनी तीव्र इच्छा होती है उतनी अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण हिंदी की यात्रा साहित्य की एक अन्य प्रमुख कृति है। प्रकृति और मनुष्य का अनादिकाल से अटूट संबंध रहा। हिमाच्छादित श्रृंग, हिमालय के वो शिखर जिन पर बर्फ जमी हुई हो, बर्फ से उन शिखरों को ढक दिया हो, कलकल करते हुए झरने या शंखनाद करते हुए प्रपात, झरने, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले मेघ, चित्ताकर्षक रंगों वाले पुष्पों से लदी क्यारियां आदि को अतृप्त नेत्रों से निहारते रहना, इन सब को देखते हुए कभी हम दूर होना ही नहीं चाहते हैं। लगातार ऐसे दृश्यों को हम अपने नेत्रों से निहारते रहते हैं अपलक होकर के, और कभी हमारी आंखें संतुष्ट भी नहीं होती है, तृप्त भी नहीं होती है। लगातार लालसा से ऐसे सौंदर्य को हमारी आंखें देखना चाहती है। कंटका किरण दुर्गम पथों पर चलते हुए सहसा अचानक सुरम्य घाटियों में पहुंच जाना, ये मनुष्य का सहज ही स्वभाव है कि हम दुर्गम रास्तों को पार करके और बहुत ही सुंदर घाटियों तक पहुंच जाते हैं। शैली शिल्प की दृष्टि से इस युग के लेखकों में नानाविध प्रयोगों की प्रवृत्ति लक्षित होती है। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित यात्रावृत्त संबंधी कृतियों में किसी स्थान विशेष का इतिवृत्तात्मक विवरण भर देने के स्थान पर
उस स्थान विशेष के संबंध में अपने अंतर मन पर पड़े प्रभावों और इसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रत्यंकन की प्रवृत्ति भी विशेष रूप से बलवती हुई कि मन पर जो प्रभाव पड़े वो और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसका भी अंकन यात्रा वृत्तांतों में किया गया। अब यात्रा वृत्त का लेखक नरेटर मात्र नहीं है, जैसा देखा है केवल वैसा के वैसा वो लिखता नहीं है। किसी स्थान विशेष की भीड़ भाड़, चकाचौंध अथवा प्राकृतिक सौंदर्य से वो भुचक्का नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है, असमंजस की स्थिति में नहीं होता है, अपितु वह उनकी तह में जाने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को समीप से देखने का अगर सबसे सरल माध्यम है तो वो यात्रा करना ही है। वहाँ हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के स्वतंत्र भाव से वहाँ की प्रकृति, वहाँ के सामाजिक संबंध, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा आदि को देख पाते हैं, स्वयं को अच्छे से जान पाते हैं। वास्तव में यात्रा अपने जीवन को देखने का सबसे उत्तम माध्यम है, इसलिए हमें यात्रा कहीं ना कहीं करनी ही चाहिए और उसका आनंद उठाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं डायरी। वास्तव में डायरी को कई नामों से जाना जाता है। इसे दैनंदिनी भी कहते हैं, रोजनामचा भी कहा जाता है, दैनिकी भी कहते हैं और डायरी भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं। कभी ना कभी हम सब ने कोई ना कोई डायरी तो लिखी है। बच्चों से स्कूल्स में, विद्यालयों में एक दैनिक डायरी भरवाई जाती है, गृह कार्य दिया जाता है, विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उसकी सूचनाएं उस डायरी में लिखवाई जाती है। लेकिन वास्तव में यहाँ हम डायरी विधा की चर्चा कर रहे हैं, वो इस विद्यालय डायरी से थोड़ी अलग होती है। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है तो उसे हम डायरी कहते हैं। जैसा भी मनुष्य ने सुबह उठने के बाद रात को सोने तक जो जो किया है वो प्रतिदिन अगर निष्पक्ष भाव से व्यक्ति लिखता है तो है डायरी कहलाती है। और यदि भारत में हम डायरी लेखन की बात करें तो ये परंपरा कोई नई नहीं है, क्योंकि भारत में बही लिखने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। जो व्यवसायी लोग थे वे बही खाते में लेखा जोखा प्रतिदिन करते ही करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से कई शताब्दियों पूर्व से हमारे भारत देश में डायरी लिखी जाती थी। लगभग हम बात करें सभी सम्राटों, राजाओं के यहाँ भी रोजनामचा लिखने वालों की नियुक्ति होती थी। आज राजा ने क्या क्या किया, कौन सा निर्णय लिया, किसका सम्मानित किया, किसे दंड दिया और किस युद्ध में उसकी विजय हुई, ये सारी बातें प्रतिदिन लिखी जाती थी। राज्य में हुई प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख सम्राटों और राजाओं के शासनकाल में भी होता था। तारीख या तवारीख शब्द ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि इस युग में ऐतिहासिक कृतियां पहले दैनंदिनी विवरण के रूप में प्रस्तुत हुआ करती थी और अंत में उनका समुचित या संकलित रूप है काल विशेष का इतिहास हो जाता था। प्रतिदिन जो भी डायरी में लिखा जाता है धीरे धीरे वह भूतकाल या इतिहास के रूप में जाना जाता है
उसे बाद में पढ़ा जाता है तो उससे इतिहास की सही जानकारी भी मिलती है। मुस्लिम इतिहासकार मात्र प्राय इसी पद्धति से इतिहास प्रस्तुत करते थे। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों और बहियों आदि से पता चलता है कि राजघरानों और संपन्न परिवारों में कहीं कहीं दैनंदिनी विवरण लिखने की परंपरा भी थी। इन विवरणों में मुख्यतः नित्य के आय व्यय का हिसाब और तत्कालीन घटनाओं का ब्यौरा होता था, जिससे हमें इतिहास की जानकारी हो जाती थी।